नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम बात करेंगे भाषा की। और सबसे पहले तो मैं अपने आप से खुद पूछना चाहता हूँ कि भाषा का मतलब क्या है। एक तो ये है कि मैं जो भी कहता हूँ, जिससे भी कहता हूँ, उसको समझ में आना चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ। और कई भाषा तो ऐसी भी बोली जाती है कि बिन कहे समझ आ जाती है। जैसे कि एक फोटोग्राफ है, कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहा है, तो अपने आप में वो कम्युनिकेट हो जाता है ना कि मैं तो माउंट एवरेस्ट जा रहा था। या एक माँ समझ देती है अपने बच्चे के प्रति कि वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता बिन कुछ कहे। तो भाषा का असली मतलब ये है कि हम जो भी कहते हैं, जिससे भी कहते हैं, उसको समझ आनी चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं। और ऐसे अल्फाज हमें इस्तेमाल करने चाहिए, ऐसे अल्फाज प्रयोग करने चाहिए कि जिससे उसको समझ आ जाए। तो इस बात पे हम चर्चा करेंगे कि भाषा का मतलब क्या है। और इस संदर्भ में ये जो डिबेट चल रही है, वार्तालाप चल रहा है कि भाई 3 लैंग्वेज फार्मूला है, हिंदी को प्राइमेसी देनी चाहिए, अहमियत देनी चाहिए हिंदी को। और साउथ इंडिया में कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो एक किस्म का कल्चरल हमारे ऊपर इम्पोजिशन है। क्या ये सही है या गलत है, इसके बात पे भी हम चर्चा करेंगे। अब जब ये इशू शुरुआत में आया, और ये इशू भाषाओं का आज से रेलेवेंट नहीं है, ये मेरे ख्याल 1800 से रेलेवेंट है। और इसके प्रति कई विवादित मुद्दे उठे। जब मुगल यहाँ राज कर रहे थे तब भाषा का क्या प्रयोग था, तो फिर अंग्रेज आ गए तब भाषा का प्रयोग क्या रहा। उसके बाद जब हमारा संविधान बनने लगा, उससे पहले 1937 में बड़े विवाद पैदा हुए भाषा के प्रति, हिंदी भाषा के प्रति। फिर तय किया गया कि किस भाषा को अहमियत देनी चाहिए, क्या हिंदी ही हिंदुस्तान में भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसको सब पढ़ें, उस पर विवाद पैदा हुआ। और फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 में, फिर 2020 में। तो वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन देश बदल गया, दुनिया बदल गई। और आप अगर सोचिए तो इस देश में जो हमारा सर्विस सेक्टर है, वो किस भाषा का इस्तेमाल करता है। क्योंकि जो सर्विस सेक्टर है हमारा, 55%, मतलब 55% ऑफ आवर जीडीपी सर्विस सेक्टर से आती है। वो सर्विस सेक्टर क्या है, जो सब अंग्रेजी जानते हैं। तो जो वेल्थ हिंदुस्तान की है, जो जीडीपी है हिंदुस्तान की, उसकी जो बुनियाद है वो अंग्रेजी है। और अगर आप लोग अंग्रेजी सीखना बंद कर देंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा। हमारी जो दुनिया की डिप्लोमेसी है वो लगभग अंग्रेजी से ही आगे चलती है। हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ भी लगभग एक अंग्रेजी इस्तेमाल होती है। थोड़ी बहुत फ्रेंच होती है, थोड़ी बहुत दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं, बस ज़्यादातर अंग्रेजी तो मातमत होती है। हमारी बायलैटरल डिस्कशंस होती हैं कई देशों के साथ, वो भी अंग्रेजी में होती हैं। तो लबाब यह है कि भाई अंग्रेजी की भी बहुत अहमियत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जिनको हम कई लोग कामयाब समझते हैं, वो भी हमें बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। तो क्या अंग्रेजी को अहमियत देनी चाहिए कि नहीं, इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे। और क्या 3 लैंग्वेजेस फार्मूला जो है, मतलब कि हर बच्चे को 3 भाषाएं समझनी चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए, क्या उसका कोई रेलेवेंस है आज के दिन, इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 ऐसे मेहमान हैं जो मैं समझता हूँ कि मेरे से कहीं ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं अपूर्वानंद जी की बात करूँगा, क्योंकि वो हिंदी के एक बहुत भारी बड़े प्रोफेसर हैं और उन्होंने अपना पीएचडी पटना यूनिवर्सिटी से किया। और फिर उन्होंने टीपीएस कॉलेज पटना में पढ़ाया। फिर 1999 में आपने महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेटअप की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यूनिवर्सिटी था। 2004 में आप हिंदी डिपार्टमेंट में आ गए यूनिवर्सिटी में। और नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2005 में आपने हिस्सा लिया। और फोकस ग्रुप ऑन टीचिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस
फाउंड बाय NCERT, उसमें आपने हिस्सा लिया। एंड आपने 2 किताबें भी लिखी हैं, सुंदर का सपना और साहित्य का एकांत। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अनीता जी, आप तो हमारे साथ काम भी कर चुकी हैं, और यू आर अ डिस्टिंग्विश्ड एजुकेशनिस्ट, फॉर्मर प्रोफेसर एंड डीन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और आपकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं इन एलिमेंट्री एजुकेशन, करिकुलम रिफॉर्म, inclusive pedagogical practices, MSc, PhD in physics from the University of Delhi, lecturer at Jamia 83 to 90, and then fellow in 87 to 91, UGC research assistant at the Nehru Memorial Museum and Library, fellow of ARENA, that is the Asian Regional Language for New Alternatives. कई ऐसे आपके उपलब्धियां हैं, मैं ज़्यादातर नहीं जाना चाहता, लेकिन आपने पिविटल रोल प्ले किया था जब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना था 2005 में, और आप मेंबर रही नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑन NCF, दैट इज नेशनल करिकुलम प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क इन 2022, एंड जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बनी है उसका भी आपने काफ़ी मदद की है उसके बनने में। तो थैंक यू वेरी मच। आयशा जी, जो मैंने देखा आपके जो बैकग्राउंड है, मुझे तो खुद समझ नहीं आया, क्योंकि जितनी बारीकी से आपने लैंग्वेज के बारे में काम किया है शायद किसी ने ही किया हो। एंड यू हैव बीन फ्रॉम जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, you're an activist, professor at the Center of Linguistics, School of Language, Literature and Culture. Research focuses on syntax, morphology and semantics. मुझे ज़्यादा समझ नहीं इसके बारे में। MA, MPhil, PhD in linguistics in Jawaharlal Nehru University. Lots of academic work. You have made scholarly contributions, gender justice में, academic freedom पे, marginal rights पे, and linguistic imposition. You are opposed to linguistic imposition. So thank you very much. तो पूर्वांजलि शुरुआत आपसे करते हैं कि भाषा का मतलब क्या है। कुछ तो वह जो आपने बतलाया है, लेकिन भाषा से लोग अपने अपने तरीके से भाषा को समझने का प्रयास करते हैं कि आप एक दूसरे से रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं ज़ुबान के ज़रिए, लेकिन ज़ुबान के बारे में ये भी कहा जाता है कि दरअसल ज़ुबान वह है जो आप खुद हैं। तो ज़ुबान सिर्फ एक ज़रिया नहीं है किसी तक पहुंचने का, बल्कि वो आपके वजूद को बतलाती है, आप जो हैं। तो इसलिए हम सिर्फ उसको एक रास्ता नहीं मानते हैं या एक ज़रिया नहीं मानते हैं, और उसको सिर्फ साधन नहीं मानते हैं, बल्कि ये मानते हैं कि वो हमारी पूरी शख्सियत को जाहिर करने का एक तरीका है। और भाषा इसलिए बहुत अहम है क्योंकि भाषा जो एक पूरा समुदाय है उसकी याददाश्त को भी इकट्ठा रखती है और उस याददाश्त को आगे भी ले जाती है। वह जिसे आप संस्कृति कहते हैं, उस संस्कृति के ज़ख़ीरे को भी रखती है, उसको फिर आगे भी ले जाती है। तो इसलिए भाषा के साथ काफ़ी संवेदनशीलता जुड़ी होती है, और लोग ये मानते हैं कि अगर आप उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं तो दरअसल आप हमारे साथ कर रहे हैं, सिर्फ उस भाषा के साथ नहीं कर रहे हैं। भाषा के साथ एक रिश्ता इंसान का इस तरह का बन गया है। लेकिन एक दूसरी गलतफहमी जो बहुत सारे लोगों को होती है वो ये कि भाषा, और हम अक्सर अपने क्लासेस में देखते हैं कि भाषा वह है जो लिखी जाती है, इसलिए प्राय लोग कहते हैं कि ये बड़ी भाषा है क्योंकि इसके पास लिखित साहित्य बहुत है। और फिर हमें कहना पड़ता है कि भाई साहित्य तो अगर लिपि ना भी हो तो भी भाषा है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि भाषा का स्क्रिप्ट से या लिपि होने से कोई मतलब नहीं है, भाषा होती है क्योंकि वो इतनी सारी ज़ुबानें हैं जिनकी लिपि नहीं है या नहीं थी, आप लिपि बाद में बनाते हैं, तो उनका सीधा रिश्ता नहीं है। फिर एक और गलतफहमी है जो बहुत सारे लोगों को होती है, जो भाषा और बोली के बीच फ़र्क करते हैं कि यह तो भाषा है यानी उसका ओहदा बड़ा है और ये बोली है जिसका ओहदा नीचा है। तो हमारे आयशा जैसे जो दोस्त हैं उन्होंने हमें समझाया कि नहीं नहीं, भाषा और बोली को आप ऐसे समझिए कि भाषा दरअसल वो बोली है जिसके पास थल सेना, जल सेना और वायु सेना है।
तो यानी जिस बोली के पास बोलो आप ये कि जिस बोली के पास राजनीतिक ताकत आ जाती है, वो भाषा में आप उसको भाषा का दर्जा दे देते हैं। तो भाषा पर बातचीत की शुरुआत इस तरह से की जा सकती है, लेकिन उसको समझने के तरीके बहुत हैं, अलग अलग तरीके से भाषा को समझा जा सकता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जो इन्होंने कहा है उससे ही उठा है सवाल, कि जैसे भाषा मेरी संस्कृति से जुड़ी हुई है, मेरे इतिहास से जुड़ी हुई है, और जो मेरा कल्चर है उससे पूरे तरीके से जुड़ी हुई है। मैं क्या कौन सी भाषा बोलना चाहता हूँ या नहीं बोलना चाहता, कौन सी भाषा पढ़ना चाहता हूँ या नहीं पढ़ना चाहता, ये मैं समझता हूँ कि मेरी व्यक्तिगत हक है, मेरा अपना हक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं ये भाषा नहीं पढ़ना चाहता, तो क्या सरकार कह सकती है कि नहीं, आपको वो पढ़नी पड़ेगी? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, एक संवैधानिक सवाल भी है। इसमें एक दो चीजें और निहित है। एक तो जैसे अपूर्वानंद ने कहा, भाषा हम जब शिक्षा की नज़र से या बच्चे के विकास की नज़र से, किसी व्यक्ति के विकास की नज़र से देखते हैं, तो भाषा हमें देखने के लिए एक एक नज़रिया देता है। हम देखते हैं भाषा के जरिए से। अगर मेरे भाषा में इतनी गहराई से पहले कई चीज़ों का अवलोकन हुआ है, जैसे कि उदाहरण देते हैं लोग कि बर्फ जहाँ बहुत पड़ती है और तरह तरह की बर्फ लोग अपने को अनुभव करते हैं, तो वहाँ बर्फ के लिए केवल बर्फ शब्द नहीं है, उसमें बहुत सारे शब्द हैं। कल पड़ी और आज पिघलने लगी, इस तरह से कई ऐसे शब्द हैं जो उसको फर्क करके दिखाते हैं। तो अगर मैं वो भाषा बोलती हूँ, या जैसे कोई उदाहरण देते हैं कि अगर मैं पेड़ पौधों को अच्छे से समझती हूँ, तो मेरी भाषा में बहुत ज्यादा शब्द हैं जो उसमें विभेदीकरण करके उसको नजाकत से, बारीकी से देखना सिखाते हैं। तो इसलिए वो भी जरूरी है हमारे लिए, खासकर जो शिक्षा में काम करते हैं या बच्चों के विकास से जुड़े हैं। तो आपने जब कहा कि मैं कोई पढ़ना नहीं चाहूँ, पहली तो ये चीज है कि बहुत भ्रम है इसको लेकर कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। और दो अंतर है, एक तो बोलना और उसको उसके नजरिए से दुनिया को देखना, रिश्ते बनाना, और दूसरा पढ़ना लिखना। हाँ, और दोनों में बहुत अंतर है। और जो पढ़ना लिखना है वो अगर हम अपनी पहली भाषा, जिससे मैं रिश्ते बना रही हूँ, दुनिया से रिश्ते बना रही हूँ, हाँ, माँ की भाषा या पहली भाषा या होम लैंग्वेज, जो भी आजकल अलग अलग तरह से उसको कहा जाता है, वो क्योंकि मैं उससे रिश्ते बना रही हूँ और उससे समझ बना रही हूँ, जैसे मैंने कहा, दुनिया को बहुत बारीकी से देख रही हूँ, जो शायद मैं किसी दूसरी भाषा से नहीं उतनी जल्दी कर पाऊंगी। तो पढ़ना लिखना जो हमारा जो हमारे लिए सहज है, हमारे दिमाग के लिए, हमारे लिए, वो उस भाषा में अगर मैं पढ़ना लिखना सीखती हूँ, तो फिर जो दूसरी भाषा में सीखूंगी वो बिल्कुल एक अलग प्रक्रिया है, वो सीखना ही अलग प्रक्रिया है। सिर्फ ये दुर्भाग्य है कि हमारे शिक्षा तंत्र में, सिस्टम में, हम सब भाषाओं को भाषा की तरह नहीं, सब्जेक्ट की तरह पढ़ाते हैं। बहुत ही हमारी हमारी जो ट्रेजेडी है, त्रासदी हमारे शिक्षा की ये है कि हम पहली भाषा को भी उसी तरह बुरी तरह सब्जेक्ट की तरह, सही गलत स्पेलिंग बताओ, एक वर्ड में मीनिंग बताओ, कभी हम एक वर्ड में मीनिंग नहीं बताते। हम उस संदर्भ से गेस करते हैं और फिर संदर्भ से जोड़ के हम मीनिंग बनाते हैं उसका। पर हम क्लास में, शिक्षा में, किताबों में उसको खत्म करते हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया को। इसलिए अगर मैंने पहली सीख ली, तो जब समय आता है और अगर इसमें मुझे हासिल हो गया, क्षमता हासिल हुई, तो फिर कुछ सालों में जब मैं दूसरी भाषा सीखती हूँ, वो बिल्कुल अलग प्रक्रिया है, उसकी पेडागॉजी भी अलग होनी चाहिए और सीखने का तरीका भी। तो इसका मतलब ये हुआ आयशा जी कि कोई इम्पोजिशन नहीं होनी चाहिए जी नहीं। भाषा के और प्रति। एक आई थिंक हम थोड़ा हिंदुस्तान में रहते हैं और साउथ एशिया में जनरली, एक हमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करना चाहिए। हमारे कोई किसी के भी घर में सिर्फ एक भाषा नहीं रहती। हमें जो क्षमता है वो है कि हम भाषा, जो हम बात कर रहे हैं कि भाषा वो जो दैट इज अ नेचुरल इन्नेट एबिलिटी, वो हमें, उसमें कोई माने रोक नहीं है कि आप कितनी भाषा सीखें। तो इसलिए हम अपने जन्म से और पहले 5 साल में हम जिन जिन भाषाओं को सीखते हैं,
उनसे ही अगर बच्चे का एजुकेशन आरंभ किया जाए। अभी तो क्या है एक्चुअली पिछले 100-150 साल से 150 साल से तो यही हो, जब से बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, क्या होता है आप जाते हैं स्कूल और आपको एक कंप्लीटली अजनबी भाषा में आपको जो चीज आप ऑलरेडी जानते हैं अपनी भाषा के थ्रू आप बच्चे पे वहां बोझ डालते हैं। क्योंकि हिंदी अगर जैसे समझे हम हिंदी भाषी स्टेट में हैं, पर जो हिंदी हमारी टेक्स्ट बुक में है वो हमारी नहीं। जो हम जो जो जितनी किस्म की हिंदी आप बोलिए 50-55 किस्म है अकॉर्डिंग टू आवर सेंसस। हाँ, वो सब साथ हम वो हमारे घर में है, पर उनकी स्कूल की भाषा से कोई ताल्लुक नहीं। सही बात। तो इसमें जो हमारी एक्चुअली प्राकृतिक जो हमारा पोटेंशियल है उसको हमारा स्कूल एजुकेशन उसका मीडियम ऑफ एजुकेशन वहाँ पहले उस पे वार हम स्कूल मीडियम एजुकेशन सिखाते हैं। और वो वार सबसे पहले अगर भाषा वो वार और वो हमला खत्म होना चाहिए, फिर हम बात कर सकते हैं कि कौन सा मीडियम ऑफ तो एजुकेशन। अगर आपकी बात मैं आगे ले जाऊं तो आप कहना क्या चाहती हैं कि जो हमारी मातृभाषा है जो बच्चा सीखता है शुरुआत में, भाषाएं बोलिए आप। चलिए भाषाएं हैं उन्हीं के संदर्भ में बच्चे को आगे पढ़ना चाहिए। यही शुरू तो वहीं शुरू से तो वहीं पक्का से है, होगा। वहीं से और होगा। कोई ऐसी स्टेज भी आएगी जब उसको दूसरी भाषा से दिलचस्पी होगी कि मैं ये भी पढ़ना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा था, क्या उस समय उसको ये हक है कि मैं दूसरी भाषा अपने मन से तय करूंगा कौन सी मुझे सीखना है। नहीं, और वो तो ऑब्वियसली होना चाहिए, पर आप स्टेट का प्रॉब्लम सोचिए कि वो इतनी जितना जितना मेरा मन करता है, मैं स्वाहिली बहुत पढ़ना चाहती थी, पर अब मैं स्टेट के से ये एक्सपेक्टेशन रखूं कि वो पढ़ाएगा, वो तो नहीं होगा। पर यूजुअली ये चॉइस 8 साल का बच्चा तो नहीं बना था, 8 साल का माँ बाप करते हैं। और माँ बाप जब करते तो वो सोचते हैं कि किस चीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एग्जैक्टली और किस चीज में बच्चे की बढ़ोतरी होगी। वो हिस्टोरिकली हर जगह बदलता, हर सदी में ये बदला है, right? कि जब आप 15th सेंचुरी में थे तो पर्शियन पढ़ना पड़ा क्योंकि वहां से पावर थी। बिल्कुल। जब आप 19th सेंचुरी में आए तो आपके पास विलियम बेंटिक आ गए और उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में पढ़िए। बिल्कुल। फिर हिंदी जो आप सभी जानते हैं काफी यंग सी भाषा है, तो करीब 100-150 साल फोर्ट विलियम में बनाई गई जो ये वैरायटी है। तो वो तो 1947 से ही लागू हुई है बच्चों पे। पहले तो ये तो बदलता रहता है। और अंग्रेजी भी क्योंकि आजकल लोग सच है, तो आई डोंट थिंक कि हमारे कोई सिस्टम को ये होना चाहिए कि किसी का हक मारो। आज हर दिन मुझे कोई ना कोई चिट्ठी आती, मैं बज्जिका पे काम करना चाहती हूँ, मैं अवधि पे काम करना चाहती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मेरी जबान लुप्त हो रही है। तो वो तो स्कूल सिस्टम या यूनिवर्सिटी सिस्टम में वो हक तो बनना चाहिए ना। नहीं, लेकिन वो मुश्किल हो जाती है, फिर उसके लिए आपको अध्यापक चाहिए, उसमें थोड़ी मुश्किलात होती है। अगर जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम। अब देखिए ना कि मेरे ख्याल 7,50,000 बच्चे आज के दिन हिंदुस्तान से बाहर जाकर अंग्रेजी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो सारा R&D सिस्टम है वो अंग्रेजी में है। उनको मालूम है कि उनको अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी। वो जो एक मूवमेंट बनी हुई है कि भाई हमें अंग्रेजी सीखना है, और एक तरफ से सरकार ये कहती है, तय करती है कि आपको एक 3 लैंग्वेज फार्मूला के अंतर्गत 2 नेटिव लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है ना, पर तीसरी आप तय करो क्या सीखना है। तो फिर इतना मतलब कि जो बच्चे की जो चॉइस है वो बहुत उस पर आप बाधा डाल रहे हो। तो इसी संदर्भ में मैंने ये सवाल पूछता था। अपूर्वानंद जी, आपसे आप बताइए। देखिए, आपने 3 जुबानों की बात की, और लेकिन यह बात जितने भाषाविद हैं और ख़ासकर तालीम के सिलसिले में जो ज़ुबान की बात करते हैं, उनका कहना है ये क़ैद क्यों होनी चाहिए 3 ज़ुबानों की, 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं। और तो आपने 3 क्यों किया, और हम उसका ऐतिहासिक उसकी पृष्ठभूमि जानते हैं। ये आज़ादी के बाद ये तब हुआ जब इस चीज़ को लेकर बेचैनी बहुत थी कि हिंदुस्तान को एक होना चाहिए। और उस वक्त का जो लफ्ज़ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था, 2 लफ्ज़ लोकप्रिय थे, एक था इंटीग्रेशन
और दूसरा था फिसिफेरस एक टेंडेंसीज। नेहरू का एक आप नेहरू के इसमें ये लफ्ज बहुत पाएंगे कि इस मुल्क में फिसिफेरस टेंडेंसीज बहुत दिख रही हैं। तो वो एक बेचैनी थी कि इंटीग्रेट करना है। हम सब लोग स्कूल में जब बच्चे थे तो एक नेशनल इंटीग्रेशन कैंप हुआ करता था और मुझे मिजोरम ले जाया गया था। तो उस दौरान ये सोचा गया कि अगर हम एक ऐसा फॉर्मूला निकालें, वो फॉर्मूला जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इसको याद रखना चाहिए, जिसमें हम देश को एक दूसरे के करीब लाएं, और करीब लाने का जरिया भाषाएं हो सकती हैं। तो एक भाषा तो आप वो पढ़िए जो घर की है, और एक आप कोई और अंग्रेजी जैसी जुबान पढ़ लीजिए जो आपको दुनिया से जोड़ेगी, और तीसरी आप एक दूसरी हिंदुस्तानी जुबान सीखिए। तो ये, और इस फॉर्मूले को ईमानदारी से लागू किया केरला, कर्नाटका जैसे राज्यों ने, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोई दूसरी हिंदुस्तानी जुबान सीखने का की कोशिश ही नहीं की। और उस वजह से ये जो फॉर्मूला था, अगर कहीं फेल किया तो वो इन राज्यों में फेल किया जहां धोखाधड़ी हुई इस फॉर्मूला के साथ, और जहां लागू हुआ वो कर्नाटका, केरला और बाकी जगह थी। तमिलनाडु ने कहा कि हम नहीं करेंगे, और उन्होंने 2 जुबानों की बात की। अब हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि क्या 2 जुबानें सीखने से तमिलनाडु की तरक्की कुछ रुकी? तो अब तक का इतिहास तो देखता है कि जो विकास के सूचकांक हैं उसमें तमिलनाडु कहीं बहुत ऊपर है इन सब से। तो अगर इन दोनों में कोई रिश्ता आप देखना चाहें तो कोई रिश्ता नहीं। इसलिए ये सिर्फ एक फॉर्मूला था जिसको फिर 60 के दशक में दोहराया गया, लेकिन ये कोई नीति नहीं है। इसको समझना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। अभी जो बार बार कहा जा रहा है और जो आज शिक्षा मंत्री ने कहा वो झूठ था। वो झूठ ये है कि उन्होंने कहा कि ये संवैधानिक प्रावधान है और तमिलनाडु संविधान का उल्लंघन कर रहा है। ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है, और यहां तक कि ये नीति भी नहीं है। ये सिर्फ एक फॉर्मूला है जो सुझाया गया कि ऐसा करके देखो, एक दूसरे के करीब आओगे, और उत्तर भारत ने उसको नकार दिया। हम सब बच्चे थे, हम सबको आसानी दे दी गई कि संस्कृत ले लो, जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कहलाती है। हाँ, अब उसमें जो दूसरी बात है और उस पर आगे हम लोग बात कर सकते हैं कि संस्कृत को आप एक साथ दोनों कहते हैं कि ये क्लासिकल है और ये मॉडर्न है, जो कि झूठ है फिर। लेकिन ये झूठ हम बोलते चले आ रहे हैं पिछले कई दशकों से। तो हमें यह समझना चाहिए कि ये एक फॉर्मूला है और कोई कैद नहीं है। कितनी जुबानें आप सीखेंगे उस पर कोई कैद लगनी नहीं चाहिए। अभी रमाकांत अग्निहोत्री ने एक लेख लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसको पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं। और बच्चे जो जुबानें लेकर आता है, जैसा आयशा कह रही थी कि मैं अवधी लेकर आता हूँ क्लास में, मैं भोजपुरी लेकर आता हूँ क्लास में, मैथिली लेकर आता हूँ, तो आप उसको तरजीह दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या आप उसको क्लास के बाहर कर दे रहे हैं? ये कोई करेगा या नहीं करेगा? तो हमने चीज़ों को एक बेईमानी से पेश करना शुरू किया है, और चूंकि देश के लोग इस इतिहास को नहीं जानते हैं तो इस गलतफहमी में पड़ जाते हैं। तो ये जो डिबेट हुई, शुरुआत इसके जब हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सितंबर 12-14, 1949 में ये डिबेट शुरू हुई कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा कौन सी होनी चाहिए, और वहाँ से फिर ये फॉर्मूला अल्टीमेटली आगे बढ़ा। और वहाँ रामलिंगन चेट्टियार ने कहा कि, and I'm quoting, probably means life and death for the South. मतलब कि इतना वो इमोटिव इश्यूज था। और नेहरू ने कहा, और नेहरू को मैं कोट कर रहा हूँ, नॉट ओनली एन इनकरेक्ट अप्रोच, कि किसी भाषा को आप किसी अहमियत दो, नॉट एन इनकरेक्ट अप्रोच बट अ डेंजरस अप्रोच। यू जस्ट कैनॉट फोर्स एनी लैंग्वेज down the people or group who resist that. Absolutely. But language here is script. वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम is language is script. तो दूसरा सवाल जो अनीता से मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कि भाषा वो भाषा है जो मैंने शुरुआत जैसे शुरू की, जो सब समझते हों, और वो भाषा मैं समझता हूँ हिंदुस्तानी है, जिसमें कई भाषाओं का योगदान है। तो वो असल भाषा है,
और उसको अहमियत इस देश में दी नहीं जा रही। बिल्कुल, बल्कि हम अक्सर गांधी के इस कोट को देते हैं कि उन्होंने 10 अगस्त को जस्ट बिफोर आई थिंक पार्टीशन कहा था कि कांग्रेस डेयर नॉट टेक दिस पोजीशन कि हमें संस्कृताइज्ड हिंदी या पर्शियनाइज्ड उर्दू चुन्नी में चुनना है, एंड इट मस्ट स्टैंड फर्म एज अ रॉक, चट्टान की तरह, कि हिंदुस्तानी सब सीखे और दोनों स्क्रिप्ट्स में, मतलब वो उर्दू की स्क्रिप्ट में और सीखे। मगर तो ये मैं कह रही हूँ कि तब भी ये बातचीत चल रही थी, बट ये जो फॉर्मूला बना जिस समय और आज के समय में, हम पिछले 30-40 सालों में बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया को बहुत बेहतर समझते हैं। तो वो एक पॉलिटिकल फॉर्मूला था, एक इंटीग्रेशन करने का, स्टेट्स के लिंग्विस्टिक फॉर्मेशन का, और ये सब बच्चे उसमें थे भी नहीं। ये जो फॉर्मूला बना, अब हम ज्यादा समझ रहे, और न शिक्षा थी। हाँ, ना शिक्षा थी। तो इसलिए अब जो बात आती है वो काफी रिसर्च दुनिया भर में हुआ है। चाहे वो पपुआ न्यू गिनी, जो बार बार कहा जाता है कि उनकी एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ आई थी तो उनसे बातचीत भी खूब रोचक हुई कि इतना छोटा, मतलब उनकी जो पॉपुलेशन है दिल्ली से कम है, छोटा सा, और स्कूल में 400 भाषाएं उस समय चल रही थी, टेक्स्ट बुक्स चल रही थी। तो और कई भाषाएं जो पहले लिखित नहीं थी, लिपि नहीं सोची गई, ऑर्थोग्राफी देख करके क्या इसके साउंड्स है, क्या लिपि रही, और पूरा एक सिस्टम बनाएगा टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स भी तो हम कह रहे कहाँ से आएंगे। तो पढ़ाने के तरीके में अगर हम ये देखते हैं कि बहुभाषी बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, या हम भी बहुभाषी है, कैसे हम उसका इंटीग्रेशन ज्यादा तो उससे होगा। और हम समझे। अब मुझे भाई एक उदाहरण देना चाहती हूँ, केरल ने कुछ साल पहले अपना काफी करिकुलम रिन्यूअल किया था, और वहां जाके माना जाता है कि मलयालम है, एक भाषा है। वहां नॉर्थ और साउथ में बहुत फर्क है, और फिर पॉलिटिकल फर्क है, फिर स्टेटस, सत्ता का फर्क है कि नॉर्थ क्या समझते हैं और साउथ में पॉलिटिकल पावर ज्यादा है कि नहीं। नॉर्थ में तो बहुत कॉन्शियसली जब किताबें लिखी गई, जब भाषा को देखा गया, तो इस तरह से लिखा गया कि बच्चे कहीं भी हो, वो आदिवासी क्षेत्र में हो, वो किसी और क्षेत्र में हो, मलयालम ही अगर इस्तेमाल भी हो रही है, वो किस तरह की मलयालम है। और आई थिंक ये लिखित में भी, बोलने में तो सही, पर लिखित में भी कैसे। तो एनसीईआरटी में भी जब किताबें बनी थी, तो मुझे याद है कि शुरू 1 से 5वीं की, जब चाहे रिमझिम हिंदी की किताब बनी थी, वो उसमें बार बार लिखा गया था। एक तो कई तरह की कविताएं, कहानियां और भी आई थी जो कि देवनागरी में दर्शाई जा सकती है, मगर बार बार कहा जाता, अच्छा ये तुम्हारी भाषा में तुम क्या कहते हो। टेक्स्ट बुक में कहा जाता कि इस कहानी में ये शब्द कहा जा रहा है, तुम अपनी भाषा में क्या कहते हो, या तुम इससे कैसे समझते हो। सो इट वाज ऑलवेज ट्राइंग टू इंक्लूड पीपल, उनकी अपना ज्ञान, उनकी अपनी उस शब्द को लेके वो कैसे उसको देखते हैं, अलग तरह से भी देख जा। तो वो एक जो स्पेस है, एक इंक्लूजन का, एक पार्टिसिपेशन का, एक मेकिंग सेंस का, मेकिंग मीनिंग कम्स from the person who's listening or who's reading. That making meaning has to come. It cannot come from the text or the authority. तो 1950 में तय किया गया कि भाई अगले 15 साल में हिंदी तो खैर रहेगी, प्राइमेसी हिंदी को दी जाएगी, और उसके बाद फिर अंग्रेजी का तो प्रयोग हो सकता है। हालांकि उससे पहले जो चर्चा थी कि नहीं, हिंदी को ही 15 साल के बाद डिक्लेयर करना चाहिए नेशनल लैंग्वेज, सभी को हिंदी सीखनी चाहिए। तो वो बात बनी नहीं कि 1965 में बड़ी राइट्स। पर हमें उस राइट्स में सिर्फ इमोटिव इशू नहीं सोचना चाहिए, हमें देखना चाहिए वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से कैसे जुड़ा था, वो कास्ट से कैसे जुड़ा था। हम तो अपने स्टूडेंट्स को ये पढ़ाते हैं जब हम लैंग्वेज की भी बात करते हैं, दैट इज ऑफन नॉट अंडरस्टूड। व्हाट इज योर थॉट्स ऑन दैट? आई थिंक कि अगर आप जिसको भी आप ऑफिशियल लैंग्वेज लगे, ये हमारे संविधान में, हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में, जहाँ जयपाल मुंडा ने क्या अमेजिंग स्पीच दी थी, मुझे वो दैट ऑन लैंग्वेज, कि हम मुंडारी लोग, हम तो आपकी भाषा सुनते हैं, पर आप हमारी लैंग्वेज 8 शेड्यूल में भी जाने को तैयार नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब क्या हुआ, हमारी एक लैंग्वेज पॉलिटिक्स चल रही है, ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके बाद
फिर आप कहते हैं कुछ क्लासिकल हैं, फिर वो रिकग्नाइज्ड, ऑफिशियल, शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड। तो हम भाषाओं को बांट बांट के पिरामिड सा बना रहे हैं। और अभी जो प्रयास है, जो शायद पहली बार इतने 60s से हुआ है, कि ये जो दो, उनमें से इंग्लिश तो निकाल ही दीजिए, नॉट इंडियन लैंग्वेज, हिंदी ही सिर्फ पिरामिड के टॉप पे बैठेगी। तो मुझे तो लगता है कि जो रिएक्शन हो रहा है इस देश में वो बिल्कुल जायज है। बिल्कुल। क्योंकि ये कि अगर आप एक जबान को, क्योंकि वो हमारे संविधान के स्पिरिट के खिलाफ है। हमारे संविधान के स्पिरिट में, स्पिरिट भी तो बात देखिए ना, उसने आपको राइट टू एजुकेशन इन द मदर टंग दिया। जी हाँ, बिल्कुल दिया। उसने जो आर्टिकल आई थिंक 351 में है 351 कि कहा है कि अगर लिंग्विस्टिक 340 माइनॉरिटीज को लग रहा है कि उनका लैंग्वेज, 350 तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली कैन इंटरवीन। तो वो स्पिरिट कौन इम्प्लीमेंट करेगा? आपको चाहे आप जिस चीज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दीजिए, बाकी जो 1652 भाषाएं हैं इस देश में, आपके 1961 सेंसस ही ने कहा कि उन सब की बराबरी, उन सब का इन्वॉल्वमेंट इन द स्कूल सिस्टम, इन पब्लिक लाइफ, ये दैट विल बी इम्प्लीमेंटिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम यूनेस्को, जो आजकल बहुत इंडिया में माना जाता है फॉर वेरियस रीजन, तो यूनेस्को का तो इंटरनेशनल डेकेड ऑफ द इंडिजिनस पीपल चल रहा है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ गई? आई थिंक कि सबसे पहले there has to be a very clear understanding that this is a federal notion. Language policy in school बिल्कुल फेडरल होनी चाहिए। आप जो डिसाइड करिए, तमिलनाडु का मैं बोलूं कि एक्चुअली उनका नॉट तमिल एंड इंग्लिश, उनका मदर टंग इन इंग्लिश पॉलिसी। नेचुरली। तो 250 उर्दू स्कूल भी चलते हैं वहां, आंध्रा स्कूल भी चलते हैं, तेलुगु के स्कूल भी चलते हैं। तो मदर टंग एंड अदर टंग। अब जो लोग हिंदी करना चाहते हैं, जो लोग वो पढ़ लें, वो पढ़ लें, जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। वही तो जवाब दे रहे थे उनके मंत्री कि भाई जो हमारे बच्चे अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हम रोकते नहीं। नहीं, ऐसा तो है नहीं आपकी ऑफिशियल पॉलिसी में। तो हिंदी नहीं स्पीकिंग मैं स्टेट, तमिलनाडु हाँ, के मिनिस्टर की तमिलनाडु, बात भाई कर जी रहा जी, था। हाँ, बिल्कुल। पर हिंदी और ये स्पीकिंग जो स्टेट में कहा- आपको हिंदी करना है। वही कह रहे ये थे कि जो भाई कहा आप जो जा रहा है- हम रोकते नहीं है, जो बच्चे हिंदी पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हर बच्चे को हिंदी पढ़नी चाहिए। और वो जानते हैं कि पॉलिसी का जो ड्राफ्ट निकला था 2019 में, उसमें हिंदी कंपलसरी लिखी थी, हाँ बिल्कुल। और शोर मचने के बाद झट से एक दिन में वो बदल दी गई। तो इसलिए आज क्या कहा जा रहा है और कैसे उसको, और देखो पार्लियामेंट में जवाब अमित शाह जी ये दे रहे हैं कि देखिए आपने, हम तो जब हम पद सत्ता में आएंगे तो हम तमिलनाडु में जो इंजीनियरिंग की किताबें हैं, जो मेडिसिन की किताबें हैं, हम तमिल में उनका प्रयोग करेंगे। और आप सत्ता में रहे इतने साल, आपने ना इंजीनियरिंग पर की वो किताब, काम नहीं किया है, नहीं हिंदी में काम किया गया है, मतलब वो हुआ नहीं है। नहीं, didn't मैं work. वैसे कह रहा हूँ ये तो इसीलिए मैं Stands अपूर्वानंद जी से पूछना चाहता हूँ कि इस बयान के पीछे, क्योंकि आप देखिए, इन चीजों में दिलचस्पी भी लेते हो, कि इस बयान के पीछे है क्या? बिल्कुल। देखिए, हम किसी को कैसे सुने? सरकारों को, आमतौर पर सरकारों पे हम यकीन करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सरकारें लोगों की भलाई सोचती हैं और लोगों की भलाई सोचकर वो नीति बनाती हैं, और जो नीति बनाती हैं उनको लागू करने के लिए काम करती हैं। लेकिन अभी 10 साल से एक ऐसी सरकार है जो कुछ बोलती है और करती कुछ और है। और जैसा इन्होंने कहा कि हम उस पर यकीन नहीं कर सकते कि वो आज जो बोल रही है ठीक उसके उल्टा कुछ कर रही है। अगले दिन तो यह जो जब यकीन खत्म हो जाए, सबसे बड़ा नुकसान पिछले सालों में ये हुआ है कि हमें नहीं पता है कि सरकार की मंशा क्या है, वो जो बोल रही है वो उसकी मंशा है कि नहीं। अब मंशा को हम कैसे समझें? क्यों तमिलनाडु इतना सशंकित है, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड अगर आप देखें, गृह मंत्री गए उत्तर पूर्व के राज्यों के दौरे पर, वहां जाकर उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व की जो संपर्क भाषा होगी वो हिंदी होगी, और वहां उन्होंने हजारों पद हिंदी शिक्षकों के कहे कि हम हजारों पद सृजित करेंगे। उसके चलते उत्तर पूर्व में काफी तनाव पैदा हो गया, और जब वहां घोषणा इन्होंने की कि हम लिंक लैंग्वेज हिंदी बनाएंगे। दिल्ली में आप ये जानते हैं कि दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारण होता था सारी भाषाओं का,
लेकिन इन्होंने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी को छोड़कर सारी जुबानों को भेज दिया उनके राज्य के दफ्तरों में। उस वक्त आंदोलन हुआ, लोग भूल गए उसको, क्योंकि वो ब्रॉडकास्टर्स ने कहा और बाकी लोगों ने कहा कि भाई हमारी नौकरियां चली गई। दूसरा उसका एक सिंबॉलिक मीनिंग था कि आपने दिल्ली से उन जुबानों को रीजनल जुबान बना दिया, तो वो ऑल इंडिया रेडियो से दिल्ली सर्विस, सेंट्रल सर्विस से हो जाती थी। फिर आपका राजभाषा आयोग है और आपकी संसद की राजभाषा समिति है, वो पूरे राज्यों का दौरा करती रहती है, और जब राज्यों का दौरा करती है, आप मंत्री रह चुके हैं, तो वहाँ जो दहशत फैलती है, उस दहशत का आप अंदाज नहीं कर सकते। जो राजभाषा का दबदबा है कि आप फाइल लिख रहे हैं कि नहीं हिंदी में, आप ये कर रहे हैं कि नहीं, आप पर स्ट्रक्चर, दूसरी चीज़ें, तीसरी चीज़ें, फिर सर्कुलर्स जाते रहते हैं कि हिंदी में कीजिए, हिंदी में कीजिए, हिंदी में कीजिए। बीच में कर्नाटका में आंदोलन चला क्योंकि इन्होंने ये जो साइनेजेस थे वो हिंदी में करना शुरू कर दिए, तो वहाँ उसके खिलाफ आंदोलन हुआ और उन्होंने कहा कि हम लैंग्वेज इक्वालिटी का आंदोलन कर रहे हैं, लैंग्वेज जस्टिस का आंदोलन कर रहे हैं। तो जो आप कर रहे हैं पिछले 10 सालों में, उसमें यह दिखलाई पड़ रहा है कि आप दरअसल हिंदी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं सरकार की मंशा को कैसे जानूंगा? आप कितना पैसा लगा रहे हो मुझ पर, मैं आपसे ये पूछूंगा। तो आप मुझ पर कितना पैसा लगा रहे हैं, मेरे लिए कितना पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं? जुबानी जमा खर्च अलग बात है, लेकिन आप जो भी खर्च कर रहे हैं वो हिंदी पर कर रहे हैं। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए? कोई तमिल पूछ सकता है, क्यों भाई, इससे मेरा क्या? फिर इन्होंने एक सर्कुलर दिया, दुनिया भर में हिंदुस्तान के सारे दूतावासों को सर्कुलर दिया कि आपका सारा कामकाज हिंदी में होना चाहिए, और उसके लिए बहाली हुई। कोई पूछ सकता है कि भाई अगर डायस्पोरा के लिए आप कर रहे हैं तो मलयालम डायस्पोरा है, तमिल डायस्पोरा है, बाकी डायस्पोरा है, मिडिल ईस्ट में देखो, बाकी तो हाँ मिडिल ईस्ट में तो उर्दू डायस्पोरा है, सिर्फ हिंदी की बहाली क्यों हो रही है सारे एम्बेसीज में? तो आप जो कर रहे हैं उससे आपकी मंशा को पता चलता है। जी, पर उनका तो देखो मानना ये मैं है। एक चीज जोड़ना जरूर, चाहती हूँ। गुजरात में 2014 के बाद हिंदी को पुश किया गया है कि सारी ऑफिस का काम हिंदी में हो। वहाँ के सोशियोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि स्कूलों में भी और स्पीचेस, जो पॉलिटिकल स्पीचेस है वो हिंदी में अब बोली जा रही हैं, जो पहले नहीं बोली जाती। तो ये पूरा जो हिंदीकरण और हिंदी पुश है वहां भी देखा जा रहा है। तो बट इसके पीछे एक भी तो बात है ना कि भाई चलिए, आप मातृभाषा आप सीखते हो, बच्चा सीखता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक लिंक लैंग्वेज तो होनी चाहिए ना। ये लोग लिंक लैंग्वेज अपने आप बनाते हैं, और हमारे यहाँ बहुत माने हजारों साल से ये लिंक लैंग्वेजेस रही हैं। इसमें स्टेट का रोल नहीं है कि वो लिंक लैंग्वेज बनाए, और स्पेशली जो लिखी हुई है। अगर आप उर्दू का ही केस देखिए, दक्षिण से सबसे ज्यादा तो उर्दू है, उर्दू ईस्ट तो वेस्ट जाएंगे तो आपकी सातरी, जो एक जगह नागपुरिया, असम में सदनी, एक जबान चल रही है। क्योंकि गरीब आदमी जब कामकाज के लिए जाता है तो वो अपनी मातृभाषा पे कभी रिलाई नहीं करता, वो दूसरी भाषा लर्न करता है। तो वो भाषाएं उसी स्तर पे रह गई क्योंकि आपने उनको कभी लिखित में कन्वर्ट ही नहीं किया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि जब सोवियत यूनियन बना था उनकी भी 800 भाषा थी, और वो तब हमारे कांग्रेस के लिए, फ्रीडम मूवमेंट के लिए बहुत इंस्पिरेशन था। लेनिन ने वो सारी की सारी भाषाओं को स्कूल सिस्टम में डाल दिया, तो 800 लैंग्वेजेस लिखी देने लगी। तो तब जब 1925 में ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था कि छोटी छोटी उज़्बेक एंड ऑल लैंग्वेजेस, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान और नेपाल और तो वो मर चुकी होती है अभी तक, पर क्योंकि वो सब लिखी जाए। तो स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग अपना डिसाइड करें कि उनकी जो लैंग्वेज है उसको बढ़ावा देना, लोगों पे छोड़े। तो लिंक अपने आप हो जाएगा आपके हिसाब से? हुआ है, लिटरेसी प्रोग्राम 1 मिलियन टाइम्स हुआ है और होता ही रहेगा। अब मैं आपको हमारे यहाँ एक किस्सा literacy में। सुनाता हूँ। चेन्नई में था और मुझे प्रेस क्लब से अपने होटल जाना था, तो टैक्सी आई और मुझे लगा कि ये तो यहाँ तो हिंदी कोई जानता नहीं है, तो मैंने उसको अंग्रेजी में कुछ कहा तो उसने मुझे हिंदी में जवाब दिया। तो मैंने कहा अच्छा आप तो हिंदी जानते हैं? उसने कहा मैं उर्दू बोल रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा आप उर्दू बोल रहे हैं, क्योंकि उर्दू स्कूल्स हैं। हाँ। तो मुझे बहुत दिलचस्प लगा कि एक हिंदी वाले को उर्दू ने रास्ता पार करा दिया तमिलनाडु में। तो
आप जिसको लिंक लैंग्वेज कहते हैं, लोग लिंक लैंग्वेज बना ले। और हिंदी को आप, चूंकि हिंदी को लेकर ये विरोध कैसे पैदा हुआ, 1947 के पहले क्यों नहीं था, 30 के बाद हुआ तमिलनाडु 47 में हुआ, लेकिन 37 हाँ, में हुआ। लेकिन दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, दूसरी सभाएं, कर्नाटका, तमिलनाडु, बाकी तमाम जगह, यहाँ तक कि राजगोपालाचारी भी हिंदी प्रचारक थे और बाकी तमाम लोग। लेकिन 47 के बाद जब कहा कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा है, हिंदी ही राष्ट्र को एक रख सकती है, तो पूरे नेशन का इमेजिनेशन अगर सिर्फ हिंदी में होगा तो जाहिर है तमिलनाडु, वो काफी गर्वीले लोग हैं, वो कहेंगे कि नहीं, आप क्या चीज है, आप हमें डिफाइन करेंगे। मैं एक और चीज हम भी बता जोड़ना सकते हैं। चाहती हूँ, क्योंकि अभी ये सब जो आप पहले जो कह रहे थे कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, एक और कमेटी बैठी है जो साउथ में पर्टिकुलरली काम कर रही है, इसका नाम है भारतीय भाषा समिति। अभी और वो भारतीय भाषा समिति का ये कहना है कि द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली है वो है ही नहीं, हाँ, एक ही लैंग्वेज फैमिली है इंडिया में। तो एक जबान, एक पूरा कल्चर जो 12,000 साल से उसमें कॉम्पोजिशन है, अब आप वो क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जो इंडिया में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का जो स्लोगन था, उसमें यूनिटी तो आई नो कि हमारी अपनी जिंदगी में भी बहुत यूनिटी पे बहुत एम्फोसिस रहा है, पर वो डाइवर्सिटी शब्द भी था जो आप इंटेलेक्चुअल लाइफ में आप पूरी वो डाइवर्सिटी, नहीं, अगर आप डाइवर्सिटी को खत्म करोगे तो यूनिटी होगी नहीं, मेरे हिसाब से। बिल्कुल सिर्फ रिजेंटमेंट होगा। हाँ, फिर बिल्कुल। सेटलमेंट होगा, तो असली प्रॉब्लम तो ये है ना। लेकिन मैं आपको एक और उसमें जो आयशा कह रही थी उसमें सिर्फ एक बात और जोड़नी चाहिए, क्यों शक पैदा होता है। जैसा इन्होंने कहा कि अब आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक फैमिली है, दूसरे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग कहते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग कि दुनिया की सारी जुबानों की जो माँ है वो संस्कृत है, जी हाँ, जी हाँ। जिसको सुनकर कोई भी हंसेगा, लेकिन यह बात एक ब्रह्म वाक्य की तरह हर जगह कही जाती है। तो जब आप ये कहने लगेंगे तो तमिलनाडु जाहिर है आपकी तरफ बहुत शक से देखेगा, क्योंकि तमिल को वो संस्कृत की बेटी तो नहीं तमिल संस्कृत की बेटी नहीं है और नहीं है। बिल्कुल। तो अब आप कह रहे हैं कि सारी हिंदुस्तानी जुबानें संस्कृत की बेटियां हैं, तो फिर नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल अलग। हाँ, नॉर्थ ईस्ट अलग है, आदिवासी जुबानें अलग हैं, सब अलग हैं। तो गोवा, जब आपकी ऑफिशियल आधिकारिक विचारधारा यह है जिसको आप लागू कर रहे हैं, जैसे भारतीय भाषा समिति जिसकी बात आपने की, तो आप तमिलनाडु के विरोध को गलत नहीं ठहरा सकते हैं, उसका विरोध बिल्कुल जायज है। और रेजिस्टेंस पैदा होता है, जितना लोग फिल्में देखकर, गाने सुनकर, ये सब एक उसको अपनाने की उसमें वो होते हैं। लैंग्वेज जो एक्चुअली हमारी मूवीज में है, जो बॉलीवुड में हाँ, है, वही असली हमारी राष्ट्रभाषा है मेरे हिसाब आपको से। याद होगी एक फिल्म थी एक दूजे के लिए, हाँ, जो तमिल और 1970s में बनी थी, जी, हाँ, जी। राइट आफ्टर द हाइट ऑफ हिंदी लव। या और वो क्या कहती है, Yeah. मल्टीलिंगुअलिज्म सीखेंगे हाँ। पर एक नहीं हो जाएंगे। ये नहीं कि मैं हिंदी को मान लिया, प्यार के लिए करेंगे वरना नहीं करेंगे। एंड आई थिंक वो तो होता ही है हिंदुस्तान में। कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में एक एसवी कृष्णमूर्ति राव साहब ने कहा, और मैं पढ़ देता हूँ, माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन इज दैट टुडे हिंदी इज ओनली अ रीजनल लैंग्वेज and a provincial language. And just because it is being spoken by about 10 crore of people out of 32 crores, we are raising it to the level of a common language. I would call all languages spoken in India as our national languages. Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Bengali, Gujarati, and all other languages are national languages. I think that is true of even today in 2025. Yeah, that's why in your constitution, आपके constitution में language लिखा हुआ है ना, Correct. उसमें ये तो नहीं National कहा है कि ये हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, Correct. ये भी नहीं भ्रम कहा है। गया। लेकिन सारे हिंदी पढ़ने वालों को यह गलतफहमी शुरू से है ये राष्ट्रीय कि हम राष्ट्रभाषा हैं। आपका एक दिवस होता है 14 सितंबर को आप मनाते हैं, कोई पूछ सकता है कि तमिलनाडु के टैक्स पेयर के पैसे से आप क्यों हिंदी दिवस मना रहे हैं? आप कोई तमिल दिवस नहीं मनाते, कोई दूसरा दिवस नहीं मनाते, तो जो आपने पढ़ा उसकी स्पिरिट कहाँ है, उसकी आत्मा कहाँ है, वो तो है नहीं। खास ये जो पहली जो 8 शेड्यूल जो बना था जिसमें लैंग्वेजेस जिसका नाम है, 6 शेड्यूल था शायद पहले। 8 का, हाँ। हाँ, तो उसका स्पिरिट, वो शेड्यूल बनाने का पॉइंट क्या था? ये था कि इन सब जबानें विच वर बिग रीजनल लिंक लैंग्वेजेस, इनका जीनियस हमारी हिंदी को फर्टिलाइज हाँ, करेगा। बिल्कुल।
उसका ये नहीं था कि यही भाषा है, बिल्कुल। क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में तो मदर टंग एजुकेशन, राइट्स ऑफ एक लिंग्विस्टिक आर्टिकल है जो कहता है हिंदी को और ज्यादा संपन्न बनाना है। हाँ, तो दैट इज व्हाई यू हैड अ शेड्यूल एट ऑल। नहीं, there is now a और अब तो fundamental, लाइन लगी हुई है कि हमें there is शेड्यूल में डाल दो, तब हम there is जबान a fundamental right of linguistic minorities Yes, to yes. take care of their Yeah, rights. but That's a संविधान fundamental what was right. interesting is to Misrepresent make करना है। Hindi more Exactly, संपन्न. exactly. That is an article there. बट मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, ये है कि मैं जब रेडियो स्टेशन से या कुछ टीवी चैनल्स में जब बात सुनता हूँ, तो ऐसी जो मुश्किल हिंदी है मुझे भी समझ नहीं आती। तो मैं ये सवाल पैदा होता है कि अगर आपने जुबान अपनानी ही भी है तो ऐसी अपनाइए जो अगले को समझ आए, क्योंकि ऐसी हिंदी तो आम आदमी हिंदुस्तान में समझता ही नहीं है। हम देखिए, और इसीलिए सॉरी, मैं विरोध क्यों पैदा होता है, क्योंकि एक तरफ तो आप कहते हैं कि हिंदी को पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने की जुबान बनना चाहिए, दूसरी तरफ फरमान जारी करते हैं कि इन इन अल्फाज को निकाल दीजिए हिंदी से क्योंकि ये उर्दू हैं, क्योंकि ये विदेशी हैं। तो आप कैसी हिंदी बना रहे हैं? आप ऐसी हिंदी बना रहे हैं जो आपके करीब के पड़ोसी को नहीं समझ में आएगी। बिल्कुल, यही और problem वो है। पड़ोसी जो लफ्ज बोलेगा उसको आप निकाल देंगे। आपके घर में नहीं समझ आएगी। हम तो कितने डेकेड से ये संघर्ष अनीता कर रहे हैं जी, कि टेक्स्ट बुक में उस- हम पेट लिखेंगे, वो कहते हैं नहीं उधर लिखिए। अब अनवर, उधर कौन मैं समझेगा? आपको बताऊं कि आज जो पुरानी FIRs होती थी वो हाँ। तो लगभग उर्दू में ही उर्दू में होती है, हाँ, उर्दू बिल्कुल। में, हिंदुस्तानी में होती या थी, ठीक है हिंदुस्तानी, but ना। उर्दू अभी रिट पिटिशन फाइल हो गई हाई कोर्ट में कि हाँ, सारी इनको FIRs हटा को दो। आप बदलो, हाँ। वहां शुद्ध हिंदी में FIR लिखो। कोई पुलिसमैन लिख ही नहीं सकता, नहीं। क्योंकि उसको तो जुबान वो आती ही नहीं। आम पुलिसमैन को तो जुबान आती ही नहीं, नहीं, तो- वो कहाँ से लिखेगा? अगर ये नजरिया उर्दू को लेकर है, जो कि यहीं पैदा हुई, यहीं हाँ। पली बढ़ी, हाई कोर्ट ने कहा ऐसा करना चाहिए। हाँ, तो और ये अगर कोर्ट का है तो उससे समझा जा सकता है कि बाकी लोग बहुत सचेत हो जाएंगे कि भाई आपका इरादा क्या है। आप तो अपने ही घर में पैदा हुई चीज को घर से बाहर निकालना चाहते हो, Yeah. तो इरादा फिर क्या है आपका? तो इरादे पे आए ना फिर। आप बताइए, इसमें केवल ये राजनीतिक षड्यंत्र है, एक देखिए, I think इम्पोजिशन ये का, actually पॉलिटिकल इम्पोजिशन थ्रू लैंग्वेज। नहीं, वो तो है, पर आई थिंक दैट आप पहले जो हम हिंदी की बात कर रहे थे, हम आप इतनी कठिन क्यों बना रहे हैं कि आम लोग ना समझ पाए। हमारे जो एजुकेशन की जो परंपरा रही है, शिक्षा की जो परंपरा रही है, वो रट के याद करना और ओरली पास करने की है। तो तब आप इतना मीनिंग पे कंसंट्रेट नहीं करते अगर आप वो प्रिजर्व कर रहे हैं। और एक ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन है जिसमें शिक्षा एक्चुअली रियल लाइफ से काफी दूर रहती है, दूर बैठती और है, authoritative है। अथॉरिटेटिव होती है, वो बिल्कुल माने प्रवचन की तरह होती है। पर मॉडर्न लाइफ में, और इसलिए हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं उन पे इतना भारी भरकम अटैक है, अब बदल गया है सब नजरिया। That's right. क्वेश्चन एवरीथिंग, पूछो, अगर सिंपल सी सिंपल बात पूछो क्यों, रिस्पॉन्सिबली पूछो, ये नहीं कह रहे कि आप, पर सवाल पूछो। तो उस आई थिंक एक तो लैंग्वेज इतनी दूर जा रही है, तो एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो एजुकेशन का, कि एजुकेशन आपको एम्पावर नहीं करता है सोचने के लिए, वो बस आपको माने गुरु टाइप रट्टा बना लगाओ, दे, इम्तिहान में बैठ द्रोणाचार्य जाओ। बना दे, Crack और कर फिर दो आप जाके exam हर जगह प्रवचन करें। Correct. पर वो इट इज, सो आई थिंक इट इज एंटी मॉडर्न, एंटी इंटेलेक्चुअल, Anti-democratic. और उसके बाद तो नेचुरली इट विल बी एंटी डेमोक्रेटिक, बिकॉज ये तो आई डोंट थिंक कि इंडिया में कोई बिलीव कर सकता है कि तमिलनाडु और साउथ इंडिया को आप कुचलेंगे और वो कुचल जाएंगे। नहीं, सवाल ही नहीं। वो सवाल ही नहीं है, और आपको वहां टेकर्स भी नहीं मिलेंगे। पर आई थिंक इट्स मोर फंडामेंटल, इट्स मोर कल्चरल। वो एक ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी जिसमें एजुकेशन डज नॉट सेट यू फ्री, वो इसको आई थिंक इम्प्रेस करने Purnarji, के what's the solution then? Solution is to democratize things. How? And solution is to let people be. जो एक नेहरू ही कहा करते थे कि चीज़ों को बहुत कस मत दो। तो अगर हम एक रखना चाहते हैं, आप अपनी मुट्ठी में बालू आपने उठाया और यूं कस दिया तो पूरी वो तो निकल जाएगा आपका, और यूं रखा तो वो पूरा हाथ में रहेगा। तो अगर आपको मुल्क को रखना है तो अपनी मुट्ठी को ढीली रखिए, उसको कसिए नहीं। अब जैसे ही आप कसेंगे मुल्क हाथ से निकल जाएगा। तो यह समझना सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक मजहब, एक ज़ुबान,
एक कल्चर। अगर ये वाला राष्ट्रवाद आप चलाना चाहते हैं तो ये हिंदुस्तान में तो नहीं चलेगा। एंड टू हिंदुस्तान फॉलो द टूट जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन और वो नारा आप हमसे लोग अच्छा नहीं जानते भूले हैं। हैं, वो नारा आरएसएस का नारा था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। करेक्ट। वो हिंदू राष्ट्रवाद का नारा है। तो क्या उस नारे को इन्होंने छोड़ दिया? नहीं, वो तो नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा। तो इसलिए जब तक आप उस नारे को नहीं छोड़ेंगे और अपनी मुट्ठी ढीली नहीं रखेंगे, अगर कसेंगे तो सब निकल ये तो जाएगा। पिछले 2014 से तो ये कसते जा रहे हैं। तो फिर लोग निकलते जा रहे हैं। ये जो आप विरोध देख रहे हैं, ये कोई राष्ट्र विरोध नहीं है ना। ये है कि आप मेरे वजूद को कुचल रहे हैं। आप मुझे बताना चाहते हैं मैं कैसे रहूंगा, जबकि मैंने ये सीखा पूरे स्वाधीनता आंदोलन में कि मैं आजाद कैसे रहूंगा, सही। ये मुझे सिखाया गया। अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं उठूंगा कैसे, बैठूंगा कैसे, कपड़ा क्या पहनूंगा, खाना क्या खाऊंगा, मेरी कल्चर क्या होगी। हर चीज को आप केंद्रीय स्तर पर परिभाषित कर देंगे और आप कह रहे हैं उसे मान लो। ये तो पूरी आजादी के आंदोलन में नहीं किया गया। गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे, अगर गांधी का ही उदाहरण लें तो वहां अखबार जो वो निकालते थे उसमें तो तमिल में भी निकालते थे, उर्दू में। तो जब वो उतनी जुबानों को, क्योंकि वहां जो डायस्पोरा था उसमें तमिल लोग भी थे, बाकी लोग भी थे, तो गांधी तो वहां देख रहे थे। वहां तो उन्होंने कोई ये नहीं किया कि नहीं नहीं आप हिंदी ही चलाएंगे और कुछ चलाएंगे। इस बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आप इस राजनीति को जब तक नहीं छोड़ेंगे, इस विचारधारा को नहीं छोड़ेंगे कि जो आजकल कहा जाने लगा है कि एक राष्ट्र एक ये, एक राष्ट्र एक ये, बिल्कुल नहीं। राष्ट्र की भावना जरूर एक है, लेकिन वो बिना इस अनेकता की वास्तविक स्वीकृति के संभव नहीं है। वह मानना सबके लिए बहुत जरूरी है। और ये जो अभी चल रहा है विवाद ये तमिलनाडु के साथ, ये केवल भाषा को लेके भी नहीं है। ये पूरा जो पॉलिसी है, शिक्षा पॉलिसी नीति है, उसको लेके है, जो बहुत घातक है। और तमिलनाडु कहता है कि आप फोर्स कर रहे हो कि मैं 50% को बाहर निकाल के वोकेशनल कराऊं। ये क्या मतलब है? वोकेशनल भी कास्ट से जुड़ा है, मैं क्यों वोकेशनल कराऊं? मैं सबको मौके दे रहा हूं। तो इसलिए इट्स अ मच लार्जर इशू। इसको भाषा अभी बन गई है, बट उनके सेंट्रल सेंट्रल जो स्कीम्स है उनका पैसा नहीं मिल रहा। वो तो टीचर्स कह रहे हैं ना कि भाई हम पैसा नहीं देंगे जब तक इसको लागू नहीं करोगे। 2000 करोड़ ये तो नहीं हाँ, दे तो रहे। वेस्ट बंगाल में यही तो हो रहा है। ये जो है आपकी ये सरकार थी, आप मुझे बताइए उसके पहले की सरकार थी कि क्या आपने कभी ये किया कि हम पैसा नहीं देंगे? पैसा मैंने नहीं नहीं देंगे। कहा, आज तक नहीं। तो ऐसा कभी हुआ जब ही तक नहीं। मैं था मैंने तो कभी नहीं कहा, हमारी सरकार किसी ने भी नहीं नहीं, कहा। आप किसी सरकार ने नहीं कहा। नहीं उसके कहा। पहले नहीं कह सकते। देवगौड़ा की सरकार थी, बाकी जी हाँ, सरकारें कभी थी। नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो कुछ है। आप धमकी दे रहे हैं। जी हाँ। तमिलनाडु वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे टैक्स का पैसा हाँ, आप ले आप ले रहे हो, Correct. और आप हमें पैसा नहीं पैसा दीजिए। नहीं दे रहे हो। सही केरल में भी ये हाल है। ये तो नहीं चलेगा। आई थिंक कि बहुत बड़ी क्राइसिस पैदा की गई है और उसमें जबानों का साइड लेना आई थिंक गलत But है। ऐसा भाई ये end this discussion by just asking one fundamental question कि क्या ये जरूरी है कि ये मुद्दा जब इस देश के सामने इतने गंभीर मुद्दे हैं, हाँ, ये मुद्दा अहमियत रखता है आज के दिन कि हम इसके सारी पॉलिटिक्स लैंग्वेज पे चलाएं? मुझे लगता है कि लैंग्वेज पॉलिसी होनी होनी चाहिए, चाहिए। पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए पॉलिसी, वो अहमियत रखता ये है। पॉलिसी तो है ना। नहीं नहीं, पर ये नहीं पॉलिसी पॉलिसी शायद यही है कि adequate जो नहीं द कल्चर ऑफ द अपनाई डाइवर्सिटी, नहीं गई है, कभी the इम्प्लीमेंट mosaic of diversity of India should be part of the language policy. True, of India. but But I it's think not it is there. not adequately implemented. I No, will not say this. implemented. That's the problem. Because सारी लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट के सवाल में पूछे, आपकी छोटी छोटी भाषा नहीं है 20,000 लोगों की, ये 2 मिलियन माने 2 करोड़ 20 करोड़, वो लैंग्वेज का हक बनता है कि वो स्कूल में बोली जाए। बिल्कुल। तो उसके लिए पॉलिसी बनाई है ना। झारखंड में हिंदी मीडियम, मतलब ये क्या मतलब है इसका? तो इसलिए ये पॉलिसी Formula नहीं नहीं है, चाहिए, हमें policy फॉर्मूला चल रहा है जो बहुत ही डिफरेंशिएटेड तरीके से चल रहा है, जो बहुत मतलब न्यायपूर्वक नहीं चल रहा है। तो पॉलिसी बननी चाहिए जो कि फेडरलिज्म को रिकॉग्नाइज की जाए और फिर स्टेट्स बनाए। चलिए इस बात पे हम अपनी चर्चा खत्म करते जी, हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार।